हेलो लर्नर्स, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और फिट हैं। आइए, सत्ता की साझेदारी जो हमने चैप्टर शुरू किया था लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 पुस्तक का, उसके सफर को आगे बढ़ाते हैं और इसका पार्ट 3 शुरू करते हैं। अभी तक हम 2 देशों में घूमे, 2 देशों की राजनीतिक स्थिति को हमने देखा दोस्तों। पहला श्रीलंका, जहां पर सत्ता का केंद्रीकरण किया गया, यानी कि सत्ता को बहुसंख्यक समुदाय के हाथों में रखा गया और अल्पसंख्यक समुदाय को दरकिनार कर दिया गया। ठीक है, जिसके कारण वहां पर गृह युद्ध की स्थिति बनी, सिविल वॉर हुई। दूसरा देश जहां हम घूमे वो था बेल्जियम। वहां की जो सरकार है उसने वहां पर जो सामाजिक समूहों के बीच में टकराव था, डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले, उस टकराव को खत्म करने के लिए, जो है कुछ कानून बनाए और वो कानून इस तरीके से बनाए कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। सत्ता सभी सामाजिक समूहों में बटी और वहां उसका परिणाम निकला कि वहां की जो राजनीतिक स्थिति है वो बेहतर हुई। सामाजिक समूहों के बीच में टकराव खत्म हुआ, समाप्त हुआ और वो देश खुशहाली और आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हुआ। तो आइए, आज की जो हमारी वीडियो है उसको आगे बढ़ाते हुए हम 2 कंटेंट पर बातें करेंगे। पहला, सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों, कि सत्ता की साझेदारी की ही क्यों जाए। ठीक है, और दूसरा कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है लेकिन उसे किया कैसे जाए, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होने चाहिए। तो आइए इन दोनों विषयों पर बात करते हैं। जब हम बात करते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो प्यारे बच्चों, आप लोग पहली 2 वीडियोस देखकर अंदाजा लगा चुके होंगे कि सत्ता की साझेदारी जरूरी तो है भाई, लेकिन अब उसे शब्दों में हमें लिखना है। देखिए, सत्ता की साझेदारी क्या करती है। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, सामाजिक समूहों के बीच में होने वाले टकराव की संभावना को कम कर देती है या खत्म कर देती है, समाप्त कर देती है। अगर सत्ता की साझेदारी होगी तो सभी सामाजिक समूहों को उनके अधिकार मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है सामाजिक समूहों के बीच में टकराव नहीं होगा। उसके साथ साथ दूसरा जो एक कारण आप बता सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो प्यारे दोस्तों, सत्ता की साझेदारी के बिना लोकतंत्र है ही नहीं। सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि अगर सत्ता की साझेदारी नहीं हुई तो लोगों का राजनीतिक शासन व्यवस्था में भागीदार बनना मुमकिन नहीं है, और जब लोग ही शासन व्यवस्था में साझेदार नहीं है, भागीदार नहीं है, तो लोकतंत्र का जो वास्तविक उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इससे क्या होता है कि उस देश में रहने वाले जो लोग हैं, विभिन्न सामाजिक समूह हैं, सबको शासन व्यवस्था में भागीदारी मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सत्ता की साझेदारी कैसे की जाए। ठीक है, आइए इस विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहले सत्ता को बांटने के लिए हम क्षैतिज वितरण का प्रयोग करते हैं। देखिए, क्षैतिज वितरण क्या है इसको समझिएगा। क्षैतिज वितरण, जिसे अंग्रेजी भाषा में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, इसमें सत्ता को एक ही स्तर पर सरकार के विभिन्न अंगों में बांटा जाता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि सरकार के 3 अंग हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, है ना, और तीसरा प्यारे बच्चों न्यायपालिका। अब ये तीनों सरकार के अंग हैं और तीनों को एक ही स्तर पर बांटा गया है। इसे बोलते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। अब तीनों अंगों का अलग अलग काम है। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का काम है कि किसी भी मतभेद या टकराव की स्थिति में
संवैधानिक नियमों के अनुसार, संविधान के अनुसार उन टकराव को, उन मतभेदों को सुलझाना। ठीक है, तीनों एक ही स्तर पर काम करते हैं। ओके, उसके बाद सत्ता को बांटा जाता है, ऊर्ध्वाधर वितरण किया जाता है सत्ता का। ऊर्ध्वाधर का तात्पर्य है, अंग्रेजी भाषा में इसे शब्द दिया गया वर्टिकल। वर्टिकल आप समझते हैं, ग्राफ पे जब आप काम करते हैं मैथ्स में, तो ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये हमने सत्ता का क्षैतिज वितरण किया था और अब हम सत्ता का करने वाले हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, ये हो जाएगा जी वर्टिकल और ये है जी हमारा हॉरिजॉन्टल। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब ऊर्ध्वाधर में क्या है, सत्ता को एक स्तर पर नहीं बांटा गया, सत्ता को भिन्न भिन्न स्तरों पर बांटा गया। जैसे कि अगर आप देखेंगे, भारत में भी अगर आप देखेंगे तो सत्ता सबसे पहले केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार क्या है, जो पूरे देश पर शासन करती है, यानी कि सबसे पहले पूरे देश पर शासन करने वाली सरकार। ठीक है, भारत में इसे केंद्र सरकार या संघ सरकार कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये क्या करेगी, पूरे देश पर शासन करेगी। यानी कि शासन करने का मतलब है बेटा कि पूरे देश में जो राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था है उसको संभालेगी। ठीक है, उसके बाद एक सरकार बनाएगी इससे निचले स्तर पर, ठीक है, जो कि किसी विशेष क्षेत्रीय या प्रांत के लिए सरकार बनी। एक देश के अंदर छोटे क्षेत्र में या प्रांत में जो सरकारें बनती हैं, जैसे कि भारत में इन क्षेत्रीय और प्रांतीय सरकारों को राज्य सरकार कहा जाता है, अगर आप भारत की बात करोगे। ठीक है, तो केंद्र सरकार पूरे देश के लिए काम कर रही है, पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार है। अब किसी विशेष क्षेत्र में या प्रांत में या भारत में कहें तो राज्य में भी एक विशेष सरकार है, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, बिहार सरकार। ये इन विशेष राज्यों में जो है सरकार अपनी शासन व्यवस्था को संभालती है। ठीक है, तो एक सरकार जो पूरे देश पर हुई, केंद्र सरकार। फिर थोड़ा सा सत्ता को हमने बांट दिया, सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में ही सारी ताकत नहीं रखी, हमने थोड़ा बांटा। क्या किया, एक क्षेत्रीय स्तर पर भी सरकार बना दी। ठीक है, राज्य स्तर पर भी सरकार बना दी। और उसके अलावा एक नीचे जो हमने पंचायत स्तर पर, या हम कह सकते हैं स्थानीय स्तर पर, पंचायत या नगर पालिका का जो चुनाव होता है, जो सत्ता या शासन व्यवस्था यहां संभाली जाती है, ये बन गया तीसरा स्तर। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कुछ काम करेगी, राज्य सरकार कुछ काम करेगी, फिर पंचायत स्तर की सरकार भी कुछ ना कुछ काम करेगी, स्थानीय सरकार भी कुछ ना कुछ काम करेगी। तो सत्ता का क्या हो गया, बंटवारा हो गया। और कैसा, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल। ठीक है, अब जो है तीसरा सत्ता का बंटवारा करने का तरीका है। तीसरा बंटवारा ये कहता है कि जितने भी सामाजिक समूह हैं, चाहे वो धर्म के आधार पर हैं या भाषा के आधार पर हैं या जाति के आधार पर हैं, उनके बीच में जो सत्ता है वो बांट दो। यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं आरक्षण करने की बात हुई, आरक्षित क्षेत्र की बात हुई। जैसे कि कुछ जो चुनाव क्षेत्र हैं प्यारे बच्चों, वो आरक्षित होते हैं। जब भी चुनाव होगा तो पहले से ही डिसाइड हो जाएगा कि भाई इस चुनाव क्षेत्र में अब की बार एक एससी कम्युनिटी का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है या एसटी कम्युनिटी का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और अगर आप पंचायत स्तर की बात करो तो यहां पर तो महिला को भी आरक्षण दिया गया है कि इस क्षेत्र में अब की बार कोई महिला ही चुनाव लड़ सकती है। तो इससे क्या होगा, जितने भी सामाजिक समूह हैं उनके बीच में सत्ता का बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले से आरक्षित कर दिया, वो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो टकराव होने की स्थिति है वो कम हो जाती है। महिलाओं के केस को मैं थोड़ा सा और आपको समझाता हूं। जैसे कि अभी 2024 के चुनाव हुए लोकसभा के भारत में, तो जब आप इसमें देखोगे तो 545 में से जो महिलाओं की संख्या है एमपी की जो जीती चुनाव, सिर्फ 78 है। अब अगर देखें तो भारत में भैया जनसंख्या का 50% महिलाएं, आधी संख्या महिलाओं की है। लेकिन जब हम देखें कि सरकार में कितनी महिलाएं आई तो मात्र 78।
यानी कि तकरीबन तकरीबन 14-15%। अब ये तो ठीक नहीं है, उनका जो प्रतिनिधित्व है वो तो कम रह गया। तो सरकार ने 2023 में ये निर्णय लिया है कि महिलाओं के लिए भी 33% सीटें लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षित कर दी जाएंगी, अभी जस्ट जो जनगणना होगी उसके बाद। तो महिलाओं को भी जो है सत्ता में हिस्सा मिल गया। उसके बाद बहुत सारे सामाजिक समूह प्यारे बच्चों ऐसे होते हैं, जैसे कि व्यापारियों ने अपना कोई संगठन बना रखा है, मजदूरों ने अपना कोई संगठन बना रखा है, डॉक्टर्स ने अपना कोई संगठन बना रखा है। ये क्या कहलाते हैं? दबाव समूह, जो गवर्नमेंट पर दबाव डालते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं और दबाव डालकर अपने हित के कार्य करवाते हैं। ये भी सत्ता का एक बंटवारा है। भाई डॉक्टर्स चाहते हैं कि कोई कानून बने, तो डॉक्टर्स आपने देखा ना आंदोलन पर चले जाते हैं, हड़ताल कर देते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन भी होते हैं, किसानों ने भी अपनी मांगे रखी, सरकार ने कुछ नियम बनाए थे, कानून बनाए, लेकिन किसानों को लगा कि ये कानून अच्छे नहीं है और किसानों ने उनका विरोध किया, किसान संगठनों ने, और सरकार को आखिर में वो नियम जो कानून है वो वापस लेने पड़े। तो ये दबाव समूह का दबाव ही तो था सरकार पर। तो इस तरीके से जो सत्ता है वो दबाव समूहों के बीच में भी बढ़ जाती है। ठीक है, आइए अब इसे एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं। आज सबसे पहले हमने जाना सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है, क्योंकि ताकि सामाजिक समूहों में टकराव ना हो, और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की क्या है? आत्मा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सत्ता को बांटा कैसे जाए। उसमें सबसे पहले हमने देखा कि एक ही स्तर पर बांटा जाएगा, उसे कहेंगे क्षैतिज वितरण। क्या कहेंगे? क्षैतिज वितरण, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। फिर हमने पढ़ा ऊर्ध्वाधर बांटा जाए। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है? विभिन्न स्तरों पर, एक सरकार ऊपर, केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार। उसके बाद हमने देखा कि भाई इन सरकारों में कुछ आरक्षण करो, आरक्षित चुनाव क्षेत्र बनाओ, उससे क्या होगा? विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी बढ़ेगी, सत्ता और बटेगी सभी सामाजिक समूहों में। उसके बाद हमने देखा कि कुछ संगठन जो व्यापारी संगठन होते हैं, किसानों के संगठन होते हैं, मजदूरों के संगठन होते हैं, वो भी सरकार पर दबाव बनाते हैं, इसीलिए उन्हें दबाव समूह कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं सत्ता का बंटवारा है। ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान से वीडियो देखनी है, इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आशा करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। ये चैप्टर हमारा समाप्त, हमने खत्म कर दिया है। 3 वीडियोज इसमें हैं, आपको सिर्फ इस चैप्टर पर आधे घंटे में ये तीनों वीडियोस 30 मिनट्स लेंगे आपकी और चैप्टर कवर हो जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।